पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली। जैसे किसी ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, लाइक जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, उसको मैं कैसे इग्नोर करूँ, यानी उसको चीज़ को मैं पीछे छोड़ के आगे जाना भी चाहती हूँ बट वो नहीं हो पाता है। लाइक कभी फिर से याद आ जाता है, फिर डिप्रेस्ड हो जाती हूँ कि क्या हुआ लाइफ में मेरे साथ। तो वो चीज़ें मैं कैसे निगलेक्ट करूँ, यानी उसको पीछे करके मेरे को आगे बढ़ना है, चाहती हूँ मैं बढ़ना, बट वो पीछे कर देती है। मतलब मैं चाहती हूँ कि ठीक है अभी मुझे काम पे कंसंट्रेट करना है, तो जब तक मैं बिज़ी हूँ ठीक है, तो लोग 24 आवर्स तो नहीं रह सकते ना। मैं सोने भी जाती हूँ तो वो चीज़ें याद आती है और फिर नींद नहीं आती है। हाँ, नींद नहीं आती है। प्लीज हैव अ सीट। इमोशनल पेन है, वो जाता नहीं है, वो बार बार रह रह करके जैसे ही याद आता है उसके साथ में जो भी कुछ हुआ था उस टाइम पे, जो आपने एक्सपीरियंस किया था, तो वो सारी फीलिंग्स, वो सारी सेंसेशंस, वो सारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। फिर हमको ये नहीं पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है। हमको पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है। और सर उससे रिलेटेड फियर्स भी होने लगते हैं आगे फ्यूचर में भी। हाँ, उससे रिलेटेड फियर्स भी होने लग जाते हैं, रिग्रेट होने लग जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद ये नहीं होता, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इनका जो प्रॉब्लम है वो सेम सबका प्रॉब्लम है। वो पास की जो चीज़ें है वो हमें पीछे खींचती है, लेकिन मैंने थोड़ा ये किया कि मैंने सब भूल जाने की कोशिश की। भूल जाना है तो ये भी हुआ कि जो चीज़ भूल जाना है वो बोलते हैं वो ज़्यादा आती है, तो अभी वो हो रहा है कि भूल जाना है लेकिन वही याद आता है। जितना आप उसको भूलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा याद आएगा। तो भूलना सोल्यूशन नहीं है। क्या भागना सोल्यूशन है? जगह चेंज करना। भागना मतलब जगह चेंज करना। आप कहीं भी जाओगे पहले ये समझो कि वो मेमोरी है कहां पर, अंदर है या बाहर है? हाँ। अगर तो बाहर होती तो उससे पीछे छुड़ा सकते हो आप। कोई पर्सन है उससे आप पीछे छुड़ा सकते हो, उसको उल्टा सीधा बोलो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, वो भी गए हो जाता है ना, अपने आप ही एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। उससे लड़ाई झगड़ा करो, उसको मारो पीटो, जो मर्जी करो, ये सब बाहर है। अंदर क्या करोगे? किसको मारोगे, किसको पीटोगे, कहां भागोगे? यहां से भाग करके आप कहीं चले भी गए, कहीं दूर भी चले गए, तब भी वो तो अंदर यहां पड़ी हुई है। और जितना भाग रहे हो वो अंदर ही अंदर और बढ़ती चली जा रही है। उसका डर आपके अंदर और बढ़ता चला जा रहा है, तभी तो भाग रहे हो। तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो बचा क्या? फेस कौन कर रहा है? क्या आप उससे अलग हो? क्या वो जो मेमोरी आपके अंदर पड़ी हुई है, आपके अंदर जितनी भी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, अगर वो सारी मेमोरीज में निकाल दूं तो आप हो क्या? आप कहते हो मैं डॉक्टर हूं, किस बेस पे? आपके अंदर मेडिकल फील्ड की नॉलेज पड़ी हुई है। अगर वो मेमोरी निकाल दो तो आपके नाम के आगे से डॉक्टर हट जाएगा। तो ऑल योर मेमोरीज पुट टुगेदर इज यू, जिसको भी आप अभी मैं बोलते हो। उसके अलावा और आपकी क्या रियलिटी है? अगर सारी मेमोरीज आपके अंदर से निकाल दी जाए, याददाश्त चली जाए, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हो? लैंग्वेज तक की मेमोरी निकल जाए, आप कौन हो? तो आप देखते रहोगे बजर बट्टू की तरह कि ये क्या हो रहा है, ये कुछ अजीब सी आवाजें अंदर से आ रही है, समझ ही नहीं आएगा आपको, तो कोई जवाब भी नहीं दोगे। क्या सोचोगे उसके बाद में? तो यू आर योर मेमोरी, जिसको भी आप मैं बोल रहे हो, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट। ये बात जब हमको गहराई से समझ आ जाती है तो वहां पर कुछ करने को नहीं रह जाता है। एंड दिस स्ट्रगल ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मेमोरी कम्स टू एन एंड। आप क्या चाहते हो? मेरे अंदर से सारी बुरी मेमोरीज निकल जाए, अच्छी पड़ी रहे। अच्छी भी छोड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं? ना जी ना, अच्छी कैसे छोड़ दें? छोड़ने का कोई तरीका भी नहीं है। तैयार भी हो तो उससे भी क्या होगा? आप कहोगे हाँ मैं तैयार हूं, निकालो जी क्या रास्ता है? नो वे जी। और मेमोरीज ही अगर आपके अंदर से निकल गई तो आप में और एक जानवर में फर्क क्या है? खाओगे पियोगे निकालोगे, खत्म। सोच नहीं सकते। यू कांट थिंक विदाउट मेमोरी। सो दिस माइंड, वट एवर यू कॉल इट एज माइंड, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, इट इज ऑल कनेक्टेड टू मेमोरी। अगर तो मेरी वो मेमोरीज मुझसे अलग है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, तो मैं कुछ करूं। अगर वो मैं ही हूं, अब क्या करूं? यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता खुद से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैं ही वो मेमोरीज हूं। ये बात जब आपको गहराई से समझ आ जाएगी तो ऑल योर एफर्ट कम्स टू एन एंड टू फाइट विद योर मेमोरी। लड़ोगे आप किससे? कोई दूसरा चाहिए ना लड़ने के लिए? लड़ने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक ही काफी है। जहां पर एक ही है वहां पर कैसे लड़ाई होगी? वहां पर डर कैसे होगा? अगर वो मेमोरीज मुझसे अलग हैं तो वो मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं। अगर वो मैं ही हूं तो मैं खुद का क्या बिगाड़ूंगा? पानी पानी को कैसे मारेगा? आई बात समझ। अगर मेरी बातें गहराई से कोई समझ पाए तो दिस एफर्ट
दिस स्ट्रगल इमीडिएटली कम्स टू एन एंड। मतलब अब वो मेमोरीज चाहे बुरी से बुरी है, चाहे अच्छी से अच्छी है, रहे तो रहे, ना रहे तो कोई बात नहीं। आंखों से आप जो भी कुछ देखते हो उसका आंखों के ऊपर क्या असर होता है? आंखों से आप एक टॉयलेट को देखते हो, फिर एक मंदिर को देखते हो, क्या जब मंदिर को देखते हो तो आंखें प्योर हो जाती हैं? और टॉयलेट को देखते हो अपनी आंखों से तो क्या आंखें गंदी हो जाती हैं, इम्प्योर हो जाती हैं? ये बात हमको आई, पकड़ में आई। ये बातें हैं छोटी छोटी, बट अगर ये समझ में आ गई, क्योंकि अंदर की दुनिया में सिर्फ समझ ही सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है, जो बाहर की दुनिया के पैंतरे हैं वो हम अंदर की दुनिया में लगाने की कोशिश करते हैं और हम फंस जाते हैं। बाहर की दुनिया के क्या पैंतरे हैं? कोई भी काम करना है, एक्शन लो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो। इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो। ये करो तो ये करके ये होगा, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। अंदर कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। जैसे भूत, अगर भूत एक्चुअल में है तो कुछ करना है। अगर भूत है तो भूत किसके लिए है? जो कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते कि भूत है या नहीं है, बस मान लिया है। मूवीज देखी, बचपन में सुनी कहानियां और मान लिया कि भूत है। तो जिसके लिए भूत है उसको भूत दिख भी सकता है, उसके ऊपर भूत चढ़ भी सकता है, उसको भूत से फ्री होना है, कई जगह पे जाके मत्था टेकना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन अगर कोई इस सच को देख ले कि भूत है ही नहीं, उसको क्या करना है? तो दोनों में फर्क समझ आया? करना और अंडरस्टैंडिंग, विच इज नॉट डूइंग एनीथिंग, विच इज जस्ट सीइंग थिंग्स एज इट इज। मतलब आंखों का क्या काम है? सिर्फ दिखा देना, अच्छा है बुरा है, उससे आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी ब्रेन का काम है जो भी अंदर स्टोर्ड है उसको दिखा देना। और कुछ भी दिख जाए उससे ब्रेन को कोई फर्क पड़ता है क्या? तो डर क्यों रहे हो? इसका मतलब समझे, इसकी डेप्थ देख पाए कि आंखों से कुछ भी दिख जाए आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। ऐसे ही ब्रेन में किसी भी तरह की कोई भी मेमोरी स्टोर हो जाए और वो मेमोरी बार बार प्ले हो जाए, उससे ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्रेन का काम ही यही है। अगर वो स्टोर ना हो, जो दिख रहा है आंखों से वो ब्रेन में स्टोर ना हो, इसका मतलब क्या है? कि ब्रेन हमारी ठीक काम नहीं कर रही, खराब है। तो आप सब क्या चाहते हो? अपनी ब्रेन को खराब करना चाहते हो क्या? यही तो चाहते हो आप, यही तो आपके क्वेश्चन हैं कि हम भूल जाए। अगर आप भूलने लग गए, समझ गए ना, इसको एक बीमारी बोलते हैं। तो व्हाट इज इलनेस एंड व्हाट इज हेल्थ? जिसको आप बीमारी समझ रहे हो वो बीमारी नहीं है, वो एक अच्छी हेल्थी ब्रेन की निशानी है। वो मेमोरीज अगर माइंड में प्ले हो रही है, ब्रेन में प्ले हो रही है, तो ये आपकी हेल्थ की निशानी है। इसका मतलब आपकी ब्रेन सही काम कर रही है, परफेक्ट काम कर रही है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, जिसको हम एबनॉर्मल समझ रहे हैं। और उसके लिए हम दवाइयां खा रहे हैं कि वो प्ले ना हो, वो एबनॉर्मल है। बात समझ में नहीं आई? दवाई खा करके अपनी ब्रेन को डल कर रहे हैं, या दारू पी करके भूल जाने की कोशिश, यही तो होता है। और क्या होता है? तो दारू पी करके जो एक बेहोशी वाली स्टेट होती है वो नॉर्मल है, या बिना दारू पिए होश में जब आप हो और जो भी कुछ हो रहा है अंदर वो नॉर्मल है? वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इस नॉर्मल को हम एबनॉर्मल समझे तो इस गलत समझ का क्या इलाज है? लगाओ दिमाग, कौन सी गोली खाओगे जिससे ये समझ ठीक हो जाएगी? कहां जाओगे, क्या करोगे जिससे ये समझ ठीक होगी? कोई भी चीज अगर उसके बारे में आपकी समझ ठीक नहीं है, उसको गलत समझ लिया है कुछ और, समझ कुछ और लिया है, उसका क्या इलाज है? वहम का क्या इलाज है? आई बात समझ? जैसे यहां पर मान लो कुछ है, ये पैटर्न सा बना हुआ है, और आप में से किसी को वहां पर बड़े ध्यान से आप देख रहे हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं है, वहां पर देख रहे हो, और आपको वहां पे छिपकली नजर आ रही है और उससे डर रहे हो, उसका क्या इलाज है? पूरी दुनिया आकर के बोलती रहे नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है। पूरी दुनिया बेवकूफ है, ये संदीप महेश्वरी सबसे बड़ा बेवकूफ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। पकड़ के रखा हुआ है अपने ही बिलीव्स को कि आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशंस क्या है। आप किसको जस्टिफाई कर रहे हो? अपनी उस छिपकली को जस्टिफाई कर रहे हो जो है ही नहीं, और खुद ही दुखी हो रहे हो। जब ये हमें समझ आ जाता है, गहराई से समझ आ जाता है, तो क्या होता है, ये बॉडी अब आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी आ गई है आपके हाथ में। अब आपको मजा आएगा खेलने में।
अब आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि किससे फर्क पड़ता है, किससे नहीं पड़ता है। यानी कि अगर एक्चुअल में कोई आपकी बॉडी को खतरा होगा तो वहां पर आप लड़ोगे भी, एक्ट भी करोगे, बहुत कुछ करोगे। ये नहीं कि बूंदों की तरह बैठे रहोगे। इफ देयर इज अ डेंजर टू योर बॉडी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस, देयर यू विल टेक द एक्शन व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट जब आपको समझ आ रहा है मेरी ब्रेन में कुछ मेमोरीज प्ले हो रही है, उसमें से कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, वहां पर किसी एक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन अपना काम ठीक कर रही है। अब ब्रेन में मेमोरीज प्ले होना बंद हो गई, अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। अभी ब्रेन कैसी हो गई आपके लिए? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी। लोग कैसे जी रहे हैं? बड़े ही कन्फाइंड होकर के जी रहे हैं। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रेंज ये है, लोएस्ट नोट एंड हाईएस्ट नोट। अच्छा म्यूजिशियन आप किसको कहोगे? जो पूरी रेंज को मास्टर कर ले या बस इतनी सी रेंज में प्ले करता रहे? यही दो कीज उसको पता है, बाकी कीज से उसको डर लगता है। हाई से भी डर लगता है, लो से भी डर लगता है। तो अगर ये ब्रेन उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी है, तो अब इसमें जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी में सेंसेशंस ही तो होती हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में कैपेसिटी है, वो झेल जाएगी। आपको लगता है कि मैं सह नहीं पाऊंगा, सब सह जाते हैं। जैसे एक कपल होता है, साथ में रह रहे होते हैं, वो कहता है कि या कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। उसके बाद में दोनों में से एक गया, दूसरा मरता ही नहीं है। घर वाले वेट कर रहे हैं, कहेंगे जी आपने कहा था कि भाई मैं जी नहीं सकता, तो अब 2 साल हो गए, 5 साल, चलो ठीक है, 8-10 साल, 15 साल, 20 साल, अब तो छोड़ो। इससे क्या समझ आ रहा है? कैपेसिटी आ जाती है। आ भी नहीं जाती है, वो कैपेबिलिटी है, कहीं से आ थोड़ी रही है, होती है। मतलब वैसे ही कहानियां बना रहे होते हैं कि मैं झेल नहीं सकता हूं, मैं झेल नहीं सकती हूं। अरे आप कितना झेल सकते हो उसकी कोई हद ही नहीं है। देख लो दुनिया में जाकर के लोग क्या क्या झेल रहे हैं, एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल लेवल। हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही दुखी हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है टूट जाने में और दोबारा से खड़े होने में, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों को भी ध्यान से देखना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हॉरर मूवीज में बड़ा मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब डर जाते हैं तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और फिर जैसे ही वो डर निकल जाता है वो एक्सपैंड हो जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में बड़ा मजा आता है। सारे जो भी आपके प्लेजर्स हैं, वो अगर उसको ध्यान से एनालाइज करोगे, वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ही है और कुछ नहीं है। एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, फिर एकदम से रिलीज हो जाती है, उसमें बड़ा मजा आता है। पूरी बॉडी में सेंसेशंस होती है। तो ऐसे हमको बड़ा मजा आता है, पहले अपने आप को ये शो करने में कि मैं टूट गया हूं, उसके बाद में मेरी वीडियो सुनते हो, कहते हो मैं स्ट्रांग हो गया हूं। ये खेल है, नौटंकियां चल रही है और कुछ नहीं है। इन नौटंकियों को वो समझ सकता है जो खुद को समझ चुका है अच्छे से। मुझे भी बड़ा मजा आता है कभी कभी ये नौटंकी करने में, यार मूड खराब है, बड़ा मजा आता है, आपको पता नहीं है ये। और फिर जितना खराब होता है उतना ही अच्छा भी हो जाता है। जैसे जितनी प्यास लगेगी उतना ही पानी में मजा आएगा। प्यास ही ना हो तो पानी में मजा आता है क्या? नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, खुद ही इमेजिन करके अपने आप को गिरा देते हैं नीचे कि अब लाइफ बेकार हो गई है, लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है। फिर एकदम से कुछ करते हैं, चल अब लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है, चल गोवा का प्लान बनाते हैं। और गोवा जाकर के पागल ही हो जाते हैं। समझ गए ना? गोवा जाकर के आप कब पागल हो पाओगे? जब दिल्ली में आप सफोकेट हुए पड़े थे। आई बात समझ में नहीं आई? जो दिल्ली में गोवा की तरह जी रहा था, उसको गोवा जाके क्या मजा आएगा? उसके लिए तो दिल्ली और गोवा बराबर है। जिसकी जिंदगी में जितना ज्यादा दुख होता है उसको उतना ही ज्यादा सुख भी होता है, उसी प्रोपोर्शन में। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कन्फाइंड करते चले जा रहे हैं कि हमें दुख ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पकड़ पा रहे हो, देख पा रहे हो इसकी इंटेंसिटी? सुख भी नहीं होगा, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इसको बोरिंग लाइफ बोलते हैं। इन्हीं को मैं खच्चर बोलता हूं प्यार से। सर ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वर्ड सुनते एकदम लगता है कि कोई हमको हमारे असली नाम से बुला रहा है। कोई तो है जो हमें समझा। तो अगर आप कहते हो कि मुझे दुख ना हो, यानी मेरी लाइफ में कोई ऐसी मेमोरीज ना हो जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो जाऊं, तो आप किसको छोड़ रहे हो? आप उसी प्रोपोर्शन में जो सुख हो सकता है उसको भी छोड़ दिया आपने। अब वो लाइफ कैसी हो गई? एक पत्थर के जैसी, पत्थर दिल। जब मैं बात करता हूं ना अटैचमेंट की, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। ये है ना खच्चर।
वो ये समझते हैं कि हमें तो किसी के साथ में अटैच ही नहीं होना है। अरे नहीं, जुड़ जाओ तो पूरी तरह से जुड़ जाओ, और जब पूरी तरह से जुड़ोगे तो क्या होगा, वहां पर दुख भी पूरा होगा, सुख भी पूरा होगा। इसको बोलते हैं एक ऐसा दिल जो पत्थर के जैसा नहीं है। रोना आएगा तो पूरा फुट फुट के आएगा, खुशी आएगी तो पूरी आएगी। नाउ यू आर ओपन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हम कह रहे हो देखता हूं कितनी बुरी मेमोरी आ सकती है, आने दो। आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर के अपने पति को खच्चे तुम्हारा बहुत ही बुरी मेमोरी है और जेल में जाकर के अपना टॉर्चर करवाया 20 साल तक, फिर बाहर आकर के कह रहे हो हाँ मैंने जी लिया जो आपने कहा। 20 साल बाद जेल से बाहर आकर के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये नहीं, अपने आप आएगी, आनी है। इसी को लाइफ बोलते हैं। अपने आप ही फेलियर्स आएंगे, अपने आप ही प्रॉब्लम्स आएंगे, अपने आप ही बहुत कुछ होगा। आप उसको चाह नहीं रहे हो बट होना ही है सबके साथ में। तो अब आप ओपन हो गए, देखता हूं क्या होता है इधर भी और देखता हूं उधर भी क्या होता है। यानी अच्छी से अच्छी मेमोरी, अच्छी से अच्छी फीलिंग्स, अच्छी से अच्छी इमोशन। क्या होता है वहां पर भी डर रहे होते हैं, डर लग रहा होता है नहीं होता है। किसी से जुड़ने में भी डर लगता है। अलग हो गए तो पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, दुख होगा जितना दुख होगा वहां पे उतना सुख भी होगा। तो जब जुड़ोगे तो पूरी तरह से जुड़ जाओगे। खेलो इस ब्रेन के साथ में, देखो इसकी पॉसिबिलिटीज, देन यू विल गेट टू नो के इस ब्रेन को जितना आप समझते हो ना, उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। आपको इस ब्रेन में जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसी भी फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे भी इमोशंस आ रहे हैं, आने दो। और अब आप खेल खेल में क्या कहोगे, मुझे स्टॉप वॉच आपने ऑन करी अपने मोबाइल में और कहा कि अगले 10 मिनट तक ये जो मेरी सबसे बुरी मेमोरी है, जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रही हूं या डर रहा हूं, इसको बनाए रखना है 10 मिनट तक। करो कोशिश। उल्टा होगा सर। आई बात पकड़ में। तो तब आपको पता लगेगा कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूं, मैं कितना बड़ा मक्कार हूं। मैं बोलता हूं कि वो मेमोरीज जाती नहीं है, जबकि सच क्या है कि वो मेमोरीज टिकती नहीं आती तो है, टिकती नहीं है। आती है लेकिन उसको जाने से मैं रोक नहीं सकता हूं। दिस इज द रियलिटी। रोक के दिखा दो किसी भी मेमोरी को। 10 मिनट तक वो मेमोरी हिलनी नहीं चाहिए आपकी ब्रेन में से, पड़ी रहनी चाहिए, नहीं रह सकती। जैसे ये खेल खेलोगे आप देखोगे वो मेमोरी छूट रही है। अब आप उसको पकड़ोगे, नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो छूटेगी। और एक बार इस तरीके से छूट गई आपकी वो मेमोरी जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो, तो आपके अंदर से जो भी आज की डेट में सबसे बड़ा डर है वो निकल गया हमेशा हमेशा के लिए। When we try and become better people, we understand we have to give up certain desires, certain attachments. Unfortunately, the more you try to give up a negative, a harmful thought, the more you find it is impinging upon your mind. That is why this concept of suppression will not work. So how do you control this then? How do you give up the harmful desires, the harmful attachments, the vices, the things that grip the mind? If you decide, I must stop worrying, you find yourself worrying even more. If you decide, I need to go to sleep, you find yourself to be wide awake. Somebody goes to the interview deciding, I will not say this statement, and finds himself or herself blurting out exactly that. Or a waiter thinks, I must not do this, and finds that he is doing exactly what he thought he must not do.
But there was a gentleman called Daniel Webner. He has stated the irony of effects theory. The irony of effects theory states that if you decide you should not do something, then your brain has one aspect which tries to take you away from that thing. Don't think like this, don't do that, don't desire that. That is the operator part of the brain. So the operator says, don't think of that, don't think of that. And then there is the other part of the brain which becomes the monitor. The monitor keeps processing, am I thinking of that, am I thinking of that? So just out of the reach of your conscious mind, in the subconscious, the very thought is rotating, which you don't want to think. The consequence is that if the operator becomes weak and the monitor becomes strong, am I thinking like that, am I thinking like that? You will find that very thought coming to your consciousness again and again and again. That is why suppression does not work. There is the story of a sadhu, a Tibetan monk who used to live up there beyond the Himalayas in Tibet. A rumor spread in the nearby village that this monk has a Siddh mantra. If you chant it, you will get siddhis, mystic abilities. One villager came to him and said, Sir, I've heard you have a Siddh mantra. Can you please give it to me so I will also chant and get siddhis? Miller Epa said, and his name was Miller Epa, he said, I don't have any Siddh mantras, nor am I interested in them. Because the teachings of the Buddha were Satchit Pariyodapanam Etam Buddhanushasanam. You should purify your mind. Forget about siddhis. The villager said, Sir, you are trying to avoid, you have it and you are not giving it to me. Miller Epa said, I have told you the truth. The man said, unless you give me the mantra, I will not move from your ashram. He sat down there. Now 24 hours went by. The Miller Epa's sadhana was getting disturbed. He said, my dear fellow, please leave. I am not able to meditate because of you. The villager said, Sir, I will die, but I will not leave without the Siddh mantra. The Miller Epa thought how to get rid of this guy. He said, all right, I am giving you the Siddh mantra. It is Om. Om is a Siddh mantra? Yes. So if I chant Om, will I get siddhis? You will get siddhis. But there is a condition. Don't bring any monkey to your mind. What do you mean? I mean, don't start thinking of monkeys. Otherwise, your chanting will become futile. The villager said, Sir, I've never thought of monkeys. Why should I think of monkeys? He said, I have just warned you, don't think of monkeys. So he was delighted. He went from there, I've got a Siddh mantra, I just need to chant Om, Om, and I'll get siddhis. But I must not think of monkeys. So now one part of the brain is saying chant Om, Om, and don't think of monkeys, don't think of monkeys, don't think of monkeys. And the other part of the brain is checking out, am I thinking of monkeys, am I thinking of monkeys? So he was going, Om, Om, don't think of monkeys, don't think of monkeys. Naturally, what is going to happen? That very thought which he is trying to avoid is going to prime in the mind.
He said, "Is there a monkey behind me?" There was no monkey. Oh my God, what did I do? I thought of monkeys. All my chanting went waste. All right, this time I'll not think of monkeys. Om, om, don't think of monkeys. Om, don't think of monkeys. Don't think of monkeys. He said, "Is there a monkey walking on the street?" Hare Baba, that was a human. Oh God, I did it again. So he started scolding his mind. And the more he scolded his mind, the more the mind became vikshipt, disturbed. So it is serving as the reverse medicine. Now he is keeping on scolding his mind, and the mind is thinking more and more of monkeys until he started seeing monkeys all over the place. So he said, all right, the situation of my mind is getting out of control. I'll just go home and first take a clean bath and not think of monkeys. When he went into his washroom, he thought he saw a monkey there. "Where did you come in from?" Wife said, "My dear husband, who has got inside?" "There's a monkey! Monkey in the washroom!" No, he's got into my head. So he said, "I will just take a bath, go to my puja room, sit in front of the altar and take a mala and say Om Om and not think of monkeys." Now when he went to the altar, he thought he saw a monkey sitting there saying Om Om. He admitted defeat. He went back to Milarepa. He said, "O sage, the mantra you gave to me, please take it back and give it to me in my next life. But don't tell me not to think of monkeys, otherwise I'll definitely think of them." His experience has been validated by modern psychological social research. Researchers have tried. They tell one group that don't think of white bears. And they find over a 48-hour period, those people are thinking more of white bears. This is what Daniel Wegner said. The irony of effects theory. You are trying to avoid something and finding yourself getting more and more drawn towards it. It happens all the time. Whether it is attachment or desire or greed or resentment or hatred, you heard the spiritual lecture, give up resentment. They said, very nice, such a nice lecture, I should not have resentment. So whom do I have resentment towards? You know, that Nanad, that relative of mine in Houston, that is my resentment towards. So every time you say, give up resentment towards whom? Towards my Nanad. Now the Nanad will come in the mind and increase your resentment. Or you say, you heard Swamiji said, give up attachment. Whom am I attached to? My child. In Bay Area. So I have to stop thinking of my child. Whom should I stop thinking of? My child. Now every time you say give up attachment, the child will come to your mind and your attachment will increase. So how do you control this then? That is why this concept of suppression will not work. The only way you can get rid of desires is when you develop bhakti, parabhakti. Ram bhajan binu mitahi na kama, thal vihin taru kabahu ki jama. Until you get bhakti, parabhakti, you will not be able to get rid of desires. Why? Because the real desire
is for Divyanand. Everything is because you want that divine bliss. So only when you get the bliss of God through bhakti, then your soul will become satisfied, and then you will be able to give up desires. So first of all, get bhakti, and then this kamanas will go. This flower is here. It's here. When will it start living here? As of now, it's here. It's not living here right now for me. When will it start living here? When will it start living here? It's here on the table. When will it start living here? When I start thinking about it. If I don't think about it, can it live here? No. So it's here, it can live here next to me for the rest of my life. It can live here next to me for the rest of my life. But when will it start living here? When I start thinking about it. How long will it live here? Till I keep thinking about it. Now, that is what meditation gives us the power to do. We cannot change the world. We cannot change people. We cannot live our life being judgmental and critical about them, because while we are doing that, being judgmental and critical about them, then it's not about them, it becomes a part of my personality. And when I start doing that, it's no more about them, it's about me depleting my happiness because I'm holding on something here which I believe is not right. So suppose I don't like these flowers and I start keeping it here. Horrible flower. Horrible. They chose the worst available in the market. Now when I say the word horrible, that word horrible starts staying here. Now it's not here, it's here. And what is horrible? It's my perception about the flower which is horrible. It's not even the reality of the flower. Because the same flower is going to be very beautiful for you. So my perception of the flower, if I create a low energy word, how horrible. Now horrible is no more outside. Horrible is a song recorded here. And then I keep on reciting that song many times in the day. What will happen to my vibration? What will happen to my vibration? And then I don't find only one horrible flower. How many people in the whole day who don't match up to our expectations of being right? If you want to start looking for something, we can find something in everyone. We are not going to be able to find a single person who is 100% perfect. So if I create this habit of looking for, I will find it in everybody. And then I will say, he is like this, hold it here. She is like this, hold it here. She is always like this, hold it here. She was born like this, hold it here. Even if God comes down, she cannot change, hold it here. Do we create thoughts like this? And we feel we are right in thinking that way. Even if I hold a thought about 5 people, what am I doing to my vibration here? And then we sit back and say, but they are like this, so what am I supposed to think about them? And this is where spirituality teaches us. Okay, what I think about people very soon becomes a part of my personality. Horrible is now no more about them, it's about me. She's so irritating. Irritating is no more about her, it becomes a part of me. I create a habit of being irritated.
Let's do one homework tomorrow. Ready to do homework? Yes. Tomorrow, each one we meet, we will look at only one quality in them. Easy? 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 Now, what will happen? I will look at a quality in her, a quality in her, a quality. Now, very soon, it's not going to be about them. Where is it all going to be by the end of the day? It's here. Because I've just started placing very high energy words here. She's so kind. I place the word kind here. He's so humble. I place the word humble here. She's so sincere in everything she does. I place the word sincere here. She always reaches everywhere on time. Punctuality. I place the word punctual here. I have a choice what to absorb from the world, but what I absorb is what I will become. A little practice, a conscious attention. Within a few days, where attention goes will change. Not taking care of, looking at weaknesses is very easy. And then keeping it here is easiest. And then holding on to it for very long comes very natural to us today. The same person would have done 100 nice things for us, but we will not remember. But one that day, 10 years back, at that wedding, in that corner, in that room, on Wednesday at 9:30, every detailed, how much we're holding on to. It's a choice what I choose to keep here. It's like my computer. It's a choice which files I keep and which files I delete. Not taken care of, we are choosing to delete the beautiful files and we're choosing to hold on to the waste. And then holding on to so much waste, we start believing I'm not happy. People are not nice to me. The world is not nice. It's only because of which files I have started keeping on my computer. If someone has said something to me which is not nice, how much time should it take for me to delete that from my laptop here? Here. How much time and what to do to delete? She walked up to me and said something really, really rude. Now I need to delete that file. Within how much time to delete? I have to do something to delete it, because if I don't delete it, then I'm holding on to. And if I don't delete it now, I might not delete it after an hour, I might not delete it after 2 days, and then it may stay on my file for. What should I create a thought so that I delete it immediately? Delete. She was rude to me in front of 1,000 people. I have to delete. What should I do? It's a thought. Happiness is in what thought I create in every situation. A thought which immediately shifts me from disturbance to immediately being stable. Can you help me? I'm very hurt right now. Please help me. Help me. She was very rude to me. She said I'm no good. She said I don't deserve to be here on this stage talking. She said that to me in front of 1,000 people. Please help me. Quick, if you don't do it soon. Hanji. Friends and family always help each other. What do we say? I'm going to come up to you and you say, do you know what she said to me? Now you're going to heal my wound. What will you say? And we really have the power. How many of you have healed other people's wounds? Have we healed other people's wounds? Yes. What do we say to them?
Forget about it. बहुत अच्छी बात है. Forget about it. And I'm going to say, how can I forget that? How can I forget what she said to me? So continue. Do you give up on me? No. What do we keep doing? See, we love people so much, we don't give up on them. What do we keep doing? We will keep on saying nice things to them till they finally say, okay, forget what she said. I don't care about her. Do we do that or we don't do that? We have all healed some other people, and other people have healed us. But we don't sit back and say the same nice things to ourselves. So, what should I say to myself so that I delete that file immediately? What should I say to myself? It's her perception. According to her, I'm no good. Is it fine for her to have that perception? Is it fine for her to have that perception? Absolutely fine. It's her perception, it's her nature, it's her attitude, it's her sanskar, or maybe it's just her mood just now. But it's all about her. What she has spoken to me has only reflected her personality or her present state of mind to me. What am I feeling so bad about? I should be healing her with my love and blessings for her. Because right now she was in a disturbed state of mind to say something which is a disturbing frequency. But we get hurt and we radiate double the amount of negative energy back to them. And we are still radiating after 20 years also. Because still I'm holding it, I'm radiating it to that person. And I am entangled with that person with that negative energy exchange. Because that day, when they said it to me, I didn't say, it's they who are upset. I said, they hurt me. Two completely different equations. If I had to just look at her and say, she's upset today to speak like this, I would go up to her and heal her, if nothing else, with my vibrations and blessings. But when I say she upset me, then I create 1,000 more upsetting thoughts for her. One thought can either shift me and the other person towards healing, or one thought can shift me towards holding on to that hurt for many, many years. It is this power to choose the right thought in that situation. And when I start using the power to create the right thought in every situation, it's then when I will choose to be stable and happy always. Always. We met sister just now backstage, and she said a 15-minute distance took me 2 hours today in the traffic. And she herself then shared, she said, but today I didn't get disturbed. 2-hour traffic jam, 15-minute distance. What did I do? She says, I just said to myself, it's okay, calm down. It's okay, calm down. It's okay, calm down. It's about what I talk to myself in that situation. But if I say to myself, what is this? I'm stuck. How will I reach? Horrible. Same situation. It's my inner conversation which will decide whether I will be happy, or my inner conversation which will decide whether I'm going to be stressed, irrespective of the situation. And who's the creator of that inner conversation? Who's the creator of that inner conversation? I. Does the situation create my thoughts, or I create my thought in response to the situation? Who creates the thoughts? Who creates the thoughts? I. Any situation you feel where somebody else created your thought for you? Any situation where someone else created your thought for you? Nothing. Can we delete that 5, 10, 20-year-old incident right now? Can we delete it right now? How many feel we can delete it right now? What will we have to say to ourselves to delete it right now?
We have to say something. It's not just going to go by saying delete. I don't go like this, delete. Delete means I had created a thought which caused pain. I have to create a thought which will heal that pain. A thought will hurt me, a thought will heal me. When I create a low frequency thought, I choose pain. When I create a healthy, right thought, I choose happiness. Happiness in those moments which may not be perfect outside, but I choose the perfect thought inside because the inside is my kingdom. It's my kingdom. Nobody else can come here. They can create all the chaos outside, but here only I have the power. I have the power. So to delete that file today, what would we have to create today now? What thought to create? What is the thought to create? First, most important thought to create. Past is past, it's very old. Past is past. This is a mantra. Right thoughts, right affirmation, right inner conversation, right thinking. Past is past, it's over. This is one thought. The other thought is, how can I forget it? They were so mean to me. Two different choices. One thought is, chhod do, khatam karo. It's over, forget about it. Second thought is, I can never forget about it. Third thought is, I don't want to forget about it. And fourth thought is, why should I forget about it? Option hai. Option hai. It's only an option. Which one I choose will decide my destiny. The thought, that option which I choose, it's like those options to every question in life. Options of the answer. Right option, destiny of happiness. One wrong option, destiny of pain. So past is past, it's over. It was their perception, their personality, or their mood that day. Whatever they were saying or behaving was only reflecting their personality. It was reflecting their personality. Lots of love and blessings to them. It was nothing about me. You know, when Brother Charlie was standing here and when he was talking about me and he said, very sweet sister, it's his perception of me, it's nothing about me. Somebody else is going to call me a very different sister. If I was so sweet, then everybody has to find me the same sweet way, but it's not true. It's not true. The same you will be labeled different by different people. Yes or no? Do we ever think why the same me, labeled sweet by somebody, labeled irritating by somebody, labeled egoistic by somebody, the same me? So who's going to call me sweet? Who's going to call me sweet? Yeah, Charlie Bhai calls me sweet. But why is he calling me sweet? Why is he calling me sweet? Because he's a very sweet soul. And if somebody calls me something else, it is because. बस ऐसे ही तो हंसना है जाके जीवन के अंदर उसके बाद. ऐसे ही तो हंसना है. It's their perception. They are seeing me through their lens. I am wearing white. This is my color right now. But everybody is going to see this color through the lens which they are wearing. Somebody is going to say it's red, somebody is going to say it's blue, somebody will say black, somebody will say off-white. And if I'm going to believe everybody, then I will not even know my own true color. Today, if I meet 5 sweet people like Charlie Bhai, and they say so sweet, and I was like, "Arey wah, main to bahut achhi." Everybody is calling me very sweet. It's not true.
It's not true. So I cannot accept appreciation like this without checking myself, and neither am I going to get disturbed by criticism without checking myself. Because those who are showering us with appreciation are reflecting their beautiful personality, and those who are showering us with criticism are reflecting their unwell personality. They can only speak what they are inside. It's their personality. But when I get appreciation, I go this way. And when I get criticism, I go this way. So I'm like a pendulum who's going. Spirituality says, Ninda Stuti Ek Saman, which means whether I get appreciation or I get defamation, criticism, I have to remain stable. That is happiness always. Because I remember that what they are saying is a reflection of their personality. All that we have to take care is don't believe the appreciation. Just look at them while they're appreciating you and say, what a beautiful soul to talk such nice words. So then tomorrow when somebody criticizes you, you won't have to do any effort that time. Because I've already done the programming with the nice ones. But when I consume appreciation, it is then when getting disturbed by criticism will become natural. Because I've consumed appreciation, and most important, I get addicted to appreciation, and I feel good only when I'm appreciated, which means only when people are saying nice things to me. And then an addiction does not remain at the same dose. The level of my dose goes on increasing. And then someone else is going to walk in and say something which is not right, and I've held on to it for so many years.